हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रिवीजन क्लास के अंदर। सभी विद्यार्थी वेट कर रहे थे कि सर आप कुछ न कुछ ले आइए। तो ये है 10th क्लास के लिए पिटारा क्लास, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिवीजन क्लास। और इस रिवीजन में मुख्य रूप से अपन आज 1 से लेकर 4 तक जो पार्ट हैं उसका रिवीजन करेंगे। क्लासें तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है, उन क्लासों को आप देखिए, उनका रिवीजन अपन अभी कर लेते हैं। मेरे हाथ में बुक है, बुक के अंदर जो प्रश्न, आप भी अपने हाथ के अंदर बुक लिख दीजिए, ले लीजिएगा। जो आरबीसी की बुक है उसको आप अपने हाथ में ले लीजिए, और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है वो सारी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपन ऑप्शन से ही शुरू कर लेते हैं, ऑप्शनल प्रश्न ही शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, विशिष्ट स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है। देखिए, ये है मनुष्य का पाचन तंत्र। इधर देखिए, देखिए ये मनुष्य का एक नॉर्मल, मैंने पाचन तंत्र का थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। इसके अंदर ये क्या हो गया, ये अपना आमाशय हो गया। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला, इसे अपन कह देंगे ग्रसनी। ये अपना कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा ग्रहणी वाला भाग। ग्रहणी किसमें आती है, ग्रहणी आती है अपनी छोटी आंत के अंदर। किसमें आती है, छोटी आंत के अंदर। ये कौन सा भाग हो गया, ये छोटी आंत हो गया। और ये कौन सी आंत हो गई, ये हो गई बड़ी आंत। ऐसे पढ़िए। ये देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है, जो मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र है, जो मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, मनुष्य के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से, ये अपना मुख है, यहां मुख से भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद भोजन कहां गया, ग्रसनी के अंदर गया। ग्रसनी के बाद आमाशय के अंदर, आमाशय का छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर। ये जो भोजन का परिवहन होता है, ये भोजन का परिवहन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, किसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो कंट्रोल किसके द्वारा होगा, सवर्णी पेशियों के द्वारा, सवर्णी पेशियों के द्वारा। तो मनुष्य के अंदर जो भोजन का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, सवर्णी पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। भोजन यहां से यहां तक आ गया ना, फिर इसका जो नियंत्रण करेगा वो कौन करेगा, आगे तक वो कौन करेगा, सवर्णी पेशियां करेगी। तो छोटा सा प्रश्न है, लेकिन मैंने सारी चीजें उसके अंदर समझा दी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से दंत मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। इसमें भी मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। मनुष्य के अगर मुख की बात करते हैं, मनुष्य के अगर मुख की बात करते हैं तो 4 प्रकार के, 4 टाइप के क्या होते हैं बच्चों, दांत होते हैं। सबसे पहला दांत होता है कृंतक दांत, दूसरा होता है रदनक दांत, तीसरा होता है अग्रच्वर्णक दांत, अग्रच्वर्णक दांत, और चौथा होता है चवर्णक दांत। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और चवर्णक। कृंतक का काम है भोजन को काटना, रदनक का काम है भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना। अग्रच्वर्ण का काम है भोजन को चबाना, और वहीं पे आपका चवर्ण का काम है भोजन को चबाना। ये सारे के सारे किसके वर्क हो गए, ये सारे के सारे कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और चवर्णक के कार्य हो गए। अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि जो मांसाहारी पशु होते हैं, मांसाहारी पशु, मांसाहारी पशु क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। और मांस को क्या करना पड़ता है, चीरना फाड़ना पड़ता है। बिना चीरे और फाड़े क्या मांस को खाया जा सकता है, नहीं खाया जा सकता। तो मांसाहारी पशुओं के अंदर कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं, चीरने फाड़ने वाले रदनक दांत ज्यादा विकसित होते हैं। अब बिल्कुल ध्यान रखिए, मनुष्य के अंदर ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनका कार्य अलग अलग होता है। लेकिन अगर मांसाहारी पशुओं की बात की जाए तो मांसाहारी पशुओं के अंदर चीरने फाड़ने वाले दांत रदनक ज्यादा विकसित होते हैं, जो कि चूहे के अंदर भी ज्यादा विकसित होते हैं। क्योंकि चूहे के अंदर कौन से होंगे, चूहे के अंदर हो जाएंगे कृंतक दांत, क्योंकि चूहा कुतरने का काम करता है, कुतरने का यानी कि काटने का काम करता है। कुतरने या काटने का काम कौन करता है, चूहा करता है। इसलिए चूहे में कौन सा विकसित होगा, कृंतक होगा। वहीं पे मांसाहारी पशुओं में पूछा जाए तो कौन सा होगा, रदनक होगा। ठीक है, 2 प्रश्न हुए अभी तक। मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कराने का। एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है, देखिए, यहां से हम इस नाक से क्या ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास यहां गई,
ठीक है। श्वास आ गई, हमने इस नाक से क्या ले ली, श्वास ले ली, यहां आ गई श्वास। श्वास आने के बाद अपने क्या किया, भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन और श्वास, यहां पे देखिए, यहां पे भोजन, यहां पे श्वास, भोजन और श्वास। भोजन और श्वास को पृथक करने के लिए, भोजन व श्वास को पृथक करने के लिए, यानी कि भोजन तो भोजन नली में जाए, भोजन तो भोजन नली में जाए, और श्वास श्वास नली में जाए, श्वास श्वास नली में जाए, भोजन भोजन नली में जाए और श्वास श्वास नली में जाए, इसका निर्धारण कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है, यानी कि घाटी ढक्कन करता है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस क्या निर्धारित करता है, भोजन को भोजन नली में जाने के लिए और श्वास को श्वास नली में जाने के लिए निर्धारित करता है। आगे बात करते हैं, एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया यहां संपन्न होती है। देखिए, बात की जा रही है पाचन की, बात किसकी की जा रही है, पाचन की बात की जा रही है। अगर हम बात करें आमाशय में, तो आमाशय में किसका पाचन होता है, नॉर्मली प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत का पूछा जाए तो सर्वाधिक पाचन यहीं पे होता है। छोटी आंत के अंदर, छोटी आंतड़ी के अंदर ही, मनुष्य के छोटी आंतड़ी के अंदर ही सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन होता है। और किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम यहाँ पर लाके छोड़े जाते हैं। ये जो गर्भणी वाला भाग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना कौन सा रहता है, यहाँ पे यकृत रहता है। कौन सा रहता है, यकृत रहता है। यकृत से कौन सा रस छोड़ा जाता है, यकृत से छोड़ा जाता है पित्त रस। कौन सा रस छोड़ा जाता है, पित्त रस छोड़ा जाता है। यहाँ पे अपन जानते हैं, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ग्रंथि होती है, यहाँ पे ग्रंथि होती है, जैसे अपन कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, विभिन्न प्रकार के स्राव कहाँ छोड़ती है, ग्रहणी में आके छोड़ती है। तो अग्नाशय के यहाँ पे आके, अग्नाशय की विभिन्न प्रकार के एंजाइम यहाँ आती हैं, यकृत के द्वारा पित्त रस यहाँ आता है, और यहाँ पे छोटी यहाँ स्वयं के द्वारा बहुत सारे क्या छोड़े जाते हैं, स्राव छोड़े जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम कहाँ पे छोड़े जाते हैं, ग्रहणी वाले पोर्शन में छोड़े जाते हैं। और ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। सर्वाधिक पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है, सैलिवरी ग्लैंड नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन देखिए, इसमें तो भाई लार ग्रंथि नहीं, ऑप्शन में कर्ण पूर्व, अधोजम, अधोजीवा, पीयूष। कितना आसान प्रश्न है। देखिए, पीयूष ग्रंथि, क्या पीयूष ग्रंथि एक लार ग्रंथि है, सर नहीं, पीयूष ग्रंथि लार ग्रंथि थोड़ी है, ये तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, ये तो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में भी कैसी, मास्टर ग्रंथि, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि है। लेकिन अगर लार ग्रंथियों की बात की जाए तो कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि और अधोजंभ ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियां किसकी हो जाती है, लार ग्रंथियों की हो जाती है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आप किताब हाथ में जरूर रखिएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। मैं दूसरे यूनिट की बात कर रहा हूं, पहला यूनिट तो कई बार पढ़ा चुका हूं आपको, ये दूसरे यूनिट का छठा प्रश्न है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। देखिए, यहां पे एक तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, रेनिन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है, आमाशय में। किसमें स्रावित होता है, आमाशय में स्रावित होता है। किसका पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन। अब आप कहोगे कि सर ये दुग्ध प्रोटीन क्या होते हैं। जब बच्चा स्तनपान करता है तो स्तनपान में वो दूध को ग्रहण करता है, अपने पेट में लेता है, आमाशय में लेता है। आमाशय के अंदर जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, रेनिन एंजाइम, वो दूध में पड़े हुए प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो दूध के अंदर के प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, रेनिन करता है। जब दूध किसके द्वारा, वो जो दूध पीता है छोटा बच्चा, उसके अंदर ये रेनिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। वहीं पे अगर वयस्कों में पूछा जाता तो आपको उत्तर देना पड़ता पेप्सिन। पेप्सिन भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन करता है, रेनिन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए आगे, सातवें प्रश्न में यहां पे मैं एक और चीज बता देता हूं, चारों ऑप्शनों का अपन एनालिसिस कर लेते हैं। एक ऑप्शन में एमिलेज है, और एक ऑप्शन में आपके दिया गया है ट्रिप्सिन है, और एक दिया गया है लाइपेज।
एमाइलेज जो है ये तो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करते हैं। ट्रिप्सिन यहाँ पे आपके प्रोटीन का पाचन करते हैं, और लाइपेज यहाँ पे किसका पाचन करेंगे, लाइपेज यहाँ पे वसा का पाचन करते हैं। वसा का पाचन कौन करते हैं, लाइपेज करते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, निम्न में से कौन सा अंग द्वितीय श्वसन अंग है। देखिए श्वास कहां से ग्रहण करते हैं, मुंह बंद कर लीजिए, नासिका के माध्यम से श्वास को इनहेल किया, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें नासिका को बंद कर दीजिए। अब हमने कहां से श्वास को इनहेल किया, मुख के माध्यम से किया। या तो श्वास को हम नासिका के माध्यम से इनहेल करेंगे, या तो हम श्वास को मुख के माध्यम से इनहेल करेंगे। तो इनहेल करने के दो तरीके हैं, या तो नासिका से करोगे या फिर मुख से करोगे। नासिका प्रथम प्राथमिक श्वसन अंग है, जबकि मुख अपना द्वितीयक श्वसन अंग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले कितने खंड होते हैं। बाएं फेफड़े में कुल कितने खंड पाए जाते हैं। देखिए बाएं फेफड़े की बात की जा रही है, बाएं फेफड़े की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये फेफड़ा हो गया, ये फेफड़ा हो गया। अब शरीर हमारा इस प्रकार से है, तो बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये वाला कौन सा फेफड़ा हो गया, बायां फेफड़ा हो गया। तो ये वाला दायां फेफड़ा हो गया। इसको अपन यूं पढ़ेंगे, इसको अपन यूं चलेंगे। अब देखिए तो अपन ने इसको दो प्रकार से विभाजित किया। ये अपना हो गया दायां फेफड़ा, 1 2 3। इसके हो गए कितने भाग, 3 भाग। ये हो गया बायां फेफड़ा, 1 और 2। बायां से आपको याद रखना है 2, बायां से 2 और दायां से 3। दाएं में कितने हो गए, 3। दायां मजबूत होता है हमेशा, ऐसे ऐसे याद कर लो। दायां हमेशा मजबूत होता है, किसकी तुलना में, बाएं की तुलना में। अपने पास ऑप्शन में क्या रहेगा, 2 या 3 रहेगा। अब केवल ऑप्शन की बात नहीं है, ये एग्जाम में प्रश्नों को कैसे करना है वो मैं समझा रहा हूं। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल सर आप ऑप्शन करा रहे हो, बिल्कुल मैं ऑप्शन करा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कैसे कनेक्ट करोगे, बड़ा क्वेश्चन आए तो पाचन तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद सबसे पहले क्या लिखते हैं, दांतों के बारे में, मुख के बारे में। मुख में दांत होते हैं, दांतों के टाइप पूछे जाते हैं। ये सर हमने टाइप लिख दी, दांतों के 4 टाइप लिख दिए, चारों टाइप, काम लिख दी, क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद भोजन में विभिन्न प्रकार के अंगों के नाम लिख दिए। अंगों में यहाँ पे मुख से लेकर, ग्रसनी से लेकर, आमाशय से लेकर, छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत तक लिख दिए। विभिन्न भाग लिख दिए, विभिन्न भागों के कार्यों का पूछा जाता है। तो मुख में दांतों के काम हो गए। दांतों के बाद अपने यहाँ पे लार ग्रंथियों के बारे में बता दिया, कर्ण, पूर्व, अधोजम, अधोजीवा, ये ग्रंथियों के नाम हो गए। ग्रंथियों के बाद यहाँ पे क्या हो गया, भोजन नली और श्वास नली अलग कौन करता है, एपिग्लोटिस अलग करता है, ठीक है, वो कर लिया। अब ग्रसनी के माध्यम से भोजन चला गया। फिर आपको स्वर्णी पेशियों का, स्वर्णी पेशियां क्या होती है, भोजन की गति को नियंत्रित करना। भोजन की गति को नियंत्रित करना किसका काम है, स्वर्णी पेशियों का काम है। उसके आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। कौन सा एंजाइम, रेनिन, किसका पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है, वेस्को के अंदर प्रोटीन का पाचन करता है। कितनी आसान चीजें हैं, रिलेट करके पढ़ोगे तो सारी चीजें याद हो जाएगी। आमाशय के बाद में सीधा भोजन कहा जाता है ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक एंजाइम छोड़े जाते हैं। कहां से आते हैं, यकृत से कौन सा रस, पित्त रस। अग्नाशय से कौन सा, अग्नाशय से आपके विभिन्न प्रकार के एंजाइम छोड़े जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं, ग्रहणी के अंदर। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन की प्रोसेस होती है, कहां पे, छोटी आंत के अंदर। तो सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट अवशोषण की। सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है, बड़ी आंत के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, अगर बड़ा प्रश्न भी आ जाए तो उस बड़े प्रश्न का भी आप धुआं कर सकते हो इन चीजों से। तो आपका काम केवल इतना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें, किताब हाथ में रखें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, एल्यूविलाई में पाई जाती है। तो एल्यूविलाई में क्या पाई जाती है, सल की उपकला पाई जाती है। सीधा है, याद रखने योग्य फैक्ट है। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है। अब आगे यहाँ पर रुधिर पे अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, रुधिर के बारे में। आसान चीजें हैं, समझ में आ जाएगी सारी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 10 मिनट के अंदर पाचन तंत्र समझ में आ सकता है,
दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अपने को हरा सके, है कि नहीं? देखिए सबसे पहले अपन यहां पर आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जहां पे बात करते हैं रक्त प्लाज्मा। यही प्रश्न है, क्या है? प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा हूं। रुधिर का प्लाज्मा, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव्य भाग, देखिए रुधिर का द्रव्य भाग पूरा ही पढ़ लेते हैं ना, रक्त को पूरा पढ़ लेते हैं, क्यों, कैसा रहेगा, है ना? रक्त के दो पोर्शन होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है द्रव्य भाग, एक होता है कणिका भाग। द्रव्य भाग में कौन आता है? प्लाज्मा आता है, जबकि कणिका भाग में कितनी कणिकाएं आती है? 3 कणिकाएं आती है। कौन कौन सी कणिका आती है? आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और प्लेटलेट आती है। आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी आती है और प्लेटलेट आती है। अब ध्यान क्या देना है आपको कि जो अपना ब्लड है, इस ब्लड का जो द्रव्य भाग है, जो लिक्विड भाग है, वो कौन सा है? वो अपना प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा के अंदर कणिका का क्या होता है? परिवहन होता है। प्लाज्मा के अंदर इस कणिकाओं का क्या होता है? परिवहन होता है। अगर यहाँ पे आरबीसी का पूछा जाए तो आरबीसी किसका परिवहन करती है? हीमोग्लोबिन का परिवहन करती है। आरबीसी किसका परिवहन करती है? इस हीमोग्लोबिन का परिवहन करती है। इस आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रोवाइड करने का काम करती है, इसीलिए तो इसको सैनिक कणिकाएं कहते हैं। इसलिए तो इसको क्या कहते हैं? सैनिक कणिकाएं कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स कोशिका सहायक होती है। और उसका जीवन काल कितना होता है? सर 10 दिन होता है। सर आपने इसका तो बताया नहीं, लिख लीजिए। इसका जीवन काल लगभग 3 से 7 दिन का होता है। 3 से 7 दिन का जीवन काल किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। सारा कुछ याद हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देखो। 10वां प्रश्न कह रहा है कि रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? अरे भाई, रुधिर का द्रव्य भाग रक्त या रुधिर। अब ऐसा मत कहना कि सर रक्त या रुधिर या ब्लड हमें पता नहीं। रक्त एक ही होता है, रुधिर भी, ब्लड भी, सारा एक ही चीज है। और उसका द्रव्य भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कणिका कितनी होती है? 3 होती है। इसका आरबीसी क्या करती है? हीमोग्लोबिन का परिवहन। कार्यकाल कितना होता है? जन्म जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? प्रतिरक्षा देना। कितने दिन जीवन काल होता है? 3 से 7 दिन। सैनिक कणिका किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 10 दिन होता है। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहां पे होता है? देखिए, जो ये आरबीसी होती है, इस आरबीसी का विकास पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो आपको ऑप्शन में प्रश्न दिए ना, प्रश्न बहुत अच्छे दिए हैं। अगर इन प्रश्नों को भी एक बार, अब देखो, रक्त में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, रक्त में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि रक्त अगर इतना भी लिख दोगे एग्जाम के अंदर तो बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। ये रिवीजन क्लास है, समझ लीजिए आप इसको। यहां पे आरबीसी का निर्माण पूछा जा रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आरबीसी का फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। आरबीसी का फॉर्मेशन 2 टाइप से होता है। एक तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहां होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और दूसरा इसका फॉर्मेशन होता है प्लीहा के अंदर। कहां होता है? प्लीहा के अंदर। आरबीसी का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में किसमें होता है? वयस्कों के अंदर। किसमें होता है? वयस्कों के अंदर। लेकिन जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था, या हम यूं कहेंगे बिल्कुल बालक जब छोटा होता है तो उस समय जो आपके आरबीसी का निर्माण होता है वो कहां होता है? प्लीहा के अंदर होता है। और अस्थि मज्जा में कहां होता है? वयस्कों का जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है? वो आपके अस्थि मज्जा के अंदर होता है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था जिसका उत्तर आपको मिल गया होगा। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है? प्रश्न यहाँ पे पूछा है आरबीसी का विकास। अब देखिए, प्रश्न पूछने वाले ने कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, आरबीसी का विकास। अब मेरे को ये बताओ, आप सबसे पहले इतने थे कि नहीं थे? उसके बाद इतने बड़े हुए और भविष्य में इतने बड़े हो जाओगे, होगे कि नहीं होंगे? अब ये आपका क्या है? ये आपका विकास ही तो है। छोटे से बड़े से बड़े, ये आपका क्या है? ये आपका विकास है, ये आपका डेवलपमेंट है। ये आपका क्या है? ये आपका विकास है। तो विकास
सबसे पहले मैंने क्या कहा, भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है, प्लीहा के अंदर होता है। इसलिए आप जब छोटे बच्चे थे तो आपका विकास कहां हुआ होगा, प्लीहा के अंदर, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, प्लीहा होगा। अगर ये पूछा जाए कि आरबीसी का विकास, तो आपको उत्तर प्लीहा देना है। अगर आरबीसी का सीधा निर्माण पूछा जाए तो आपको क्या देना है, अस्थि मज्जा उत्तर दे देना है। अच्छे प्रश्न है, काफी अच्छे प्रश्न है, सारी चीजें यहां से समझ में आने वाली है। निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कणिका नहीं है, काफी अच्छा सवाल है, सीधा सीधा हो गया। जो प्लेटलेट्स है ना बच्चों, प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है बिंबाणु। क्या है, बिंबाणु। तो प्लेटलेट्स या बिंबाणु एक ही चीज हो गई, ऑप्शन नंबर ख अलग हो गया। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि बेसोफिल हो गया, ईएसएनोफिल हो गया, ईएसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ईएसिनोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट हो गया, लिम्फोसाइट में भी बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया, बहुत सारे ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा अपने को पोस्टमार्टम और करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं एक बार हटा देता हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये ब्लड ग्रुप लिख देते हैं अपन, है ना, ये लिख दिया अपन ने ब्लड ग्रुप। उसके बाद यहां पे अपन ने लिख दिया एंटीजन, क्या लिख दिया, एंटीजन। उसके बाद यहां पे क्या लिख दिया, एंटीबॉडी लिख दिया, क्या लिख दिया, एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप बात करते हैं, ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। यहां पे अपन सबसे पहले एंटीजन की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो प्रतिजन भी क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो प्रतिजन भी क्या होगा, बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो प्रतिजन क्या हो गया, ए व बी होगा। जब ब्लड ग्रुप ओ होता है तो ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता। ध्यान रखिए, मैं जो चीज बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझ लो। ए से ए एंटीजन, बी से बी एंटीजन, ए बी से ए व बी एंटीजन, ओ में कोई नहीं। ओ का मतलब जीरो, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, एंटीजन में कुछ है ही नहीं। एंटीजन का मतलब क्या हो गया, प्रतिजन। एंटीजन का मतलब क्या हो गया, प्रतिजन। तो प्रतिजन ए में ए, बी में बी, ए बी में ए व बी, ओ में कुछ नहीं, ए ओ में कुछ नहीं। अब एंटीबॉडी की बात करते हैं। एंटीबॉडी का मतलब क्या सर, प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी का मतलब क्या, प्रतिरक्षी। जब ब्लड ग्रुप ए होता है, ऑपोजिट कर दो बी, बी है बी, सॉरी ए, बी का ऑपोजिट यहां पे ए बी है या ए व बी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और यहां कुछ भी नहीं तो ए व बी। कितना आसान है, देखो ऑपोजिट करना था, ए का बी कर दिया, बी का ए कर दिया, ए बी का कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ए बी कर दिया। ये अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, अपना प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं एक सामान्य परिभाषा पे बताऊं, अगर आप 5 सेकंड के अंदर ये चीज समझ लो कि आया कैसे। देखिए, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी, ओ का कुछ नहीं, ठीक है। ए का बी का ए बी का कुछ नहीं, और कुछ नहीं का ए बी। समझ में आ गई चीज। अब जब ये चीज समझ में आ गई तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसका भी अपन समाधान कर सकते हैं। जैसे प्रश्न कैसे पूछ लिया, प्रश्न अपने से पूछा कि किस रक्त समूह में लाल रक्त कणिकाओं पर ए व बी दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं। अब प्रतिजन का पूछा है सर, हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी, और इस ए बी ब्लड ग्रुप में प्रतिजन ए व बी दोनों प्रेजेंट है सर, और जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर ए बी ढूंढिए, मिल रहा है कहीं सर, ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है, तो अपना उत्तर 4 हो जाएगा। प्रश्न कैसे, अब देखो मैं 10 प्रश्न बना रहा हूं। कौन से रक्त वर्ग के अंदर बी प्रकार का प्रतिजन मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन से प्रकार के रक्त वर्ग के अंदर बी प्रकार का प्रतिरक्षी मिलता है। तो वहां पे अपना उत्तर क्या हो जाएगा, बी प्रकार का प्रतिरक्षी अपना यहां भी आ रहा है, देखो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। तो अपना जो रक्त वर्ग ए है इसके अंदर प्रतिरक्षी बी होगा, और रक्त वर्ग ओ है इसके अंदर भी क्या होगा, प्रतिरक्षी बी होगा। प्रश्न ऐसे पूछे तो ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है जिसमें कोई प्रतिरक्षी प्रेजेंट नहीं होता है। कोई प्रतिरक्षी प्रेजेंट नहीं है, ऐसा तो सर हमारा एक ही है, कौन सा, ए बी।
तो रक्त वर्ग की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। रक्त वर्ग का वर्गीकरण पूछा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर, आपको शब्द नाम वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कार्ल लैंडस्टीनर ये वो वैज्ञानिक था जिसने ब्लड वर्ग का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, यहां तक तो आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? कितना अच्छा प्रश्न है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। समझाता हूं सारा चीज, है ना। देखिए ये हो गया हार्ट। हमेशा जैसा बढ़ाता हूं वैसा नहीं बढ़ाऊंगा आज, क्योंकि इतना अपने पास समय नहीं है, बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें सीखनी है। ये अपना हो गया हार्ट। कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है अपने हार्ट। हृदय हो गया। हृदय के बाद यहां पे अपन ने एक फेफड़ा यहां बना दिया और एक फेफड़ा कहां बना दिया, यहां बना दिया। छोटा मोटा है, देख लो आराम से। एक फेफड़ा यहां बना दिया, एक फेफड़ा यहां बना दिया, बीच में अपन ने क्या बना दिया, हार्ट बना दिया। अब समझना चीज, सबसे पहले यहां पे देखिए इस प्रकार से मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यहां से तंत्रिका, यहां से अपने ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई, क्या जुड़ी हुई है, ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है। ये अपना हृदय हो गया, हृदय हो गया। ये अपना फेफड़े होगी, क्या होगी, फेफड़े होगी। ये भी फेफड़ा हो गया। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हृदय के द्वारा ब्लड को कहां पंप किया जाता है, ये तो सब जानते हैं ना। हृदय ब्लड पंप करता है कहां पर, शरीर के विभिन्न भागों के अंदर हृदय जो है वो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। पंप करने के बाद जब ब्लड वापस आता है, पंप करने के बाद जब ब्लड वापस आता है तो कैसा आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, यानी कि वो शुद्ध नहीं होता है। अशुद्ध ब्लड महाशिरा के माध्यम से हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। ये अशुद्ध रक्त है स्टूडेंट्स, कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। यह शुद्ध रक्त यहां से इस महाशिरा में जाएगा और महाशिरा में जाने के बाद देखिए ये है आलिंद। ये तो बच्चे सबको पता होना चाहिए, 8वीं क्लास के अंदर आता है टॉपिक, समझ में आना चाहिए, 7वीं में भी है। आलिंद है, ये आलिंद है, ये नीले हैं, ये भी नीले हैं। दो आलिंद दो नीले। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। आलिंद से अपना जो ब्लड है अशुद्ध रक्त वो कहां जाता है, आलिंद से नीले में जाता है। नीले से यहां होता हुआ, नीले से होता हुआ कहां भेजा जाता है, नीले से फेफड़ों में भेजा जाता है। ये अपने फेफड़े हो गए, नीले से फेफड़ों में भेजा जाता है। ये देखिए ये फेफड़ों में आ गया, फेफड़ों में आ गया। यहां से भी कहां आ गया, फेफड़ों में आ गया, दोनों फेफड़ों में आ गया। पहली प्रोसेस समझना, अशुद्ध रक्त आलिंद में आया, आलिंद से नीले में गया। कौन से नीले में, ये अपना दायां, कौन सा, दायां। दाएं आलिंद के अंदर और दाएं नीले के अंदर रक्त को सबसे पहले अशुद्ध रक्त को भेजा जाता है और उसके बाद इसको फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा दोनों फेफड़ों के अंदर भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से हमने कौन सी गैस ग्रहण की है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण की है। यहां से हमने कौन सी गैस ग्रहण की है, ऑक्सीजन गैस ग्रहण। देखिए यहां से हम श्वास को ग्रहण करते हैं, ग्रहण की श्वास कहां जाएगी, फेफड़ों में तो ही जाएगी। फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेने के लिए कौन गया है, ब्लड वेसल्स गई है। अब यहां से ब्लड क्या लेने गया है, ऑक्सीजन लेने गया है। यहां से ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन ले जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए, ये रक्त था, रक्त शादी करने के लिए कहां जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। किससे शादी कर लेगा, ऑक्सीजन से शादी कर लेगा। तो यहां से रक्त ने किससे शादी कर ली, ऑक्सीजन से शादी कर ली। यानी कि यहां पे हीमोग्लोबिन था रक्त के अंदर और किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया। जो ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा वहां से वापस से रिटर्न ले लेगा। भाई देखिए हम बारात ले जाते हैं, शादी करते हैं, शादी करने के बाद दुल्हन को अपने घर ले आते हैं। अपना घर कहां है, अपना घर तो हृदय है भाई। शादी करने के बाद दुल्हन को यानी कि ऑक्सीजन को कहां ले आएंगे, हार्ट के अंदर ले आएंगे। तो यहां से ये चले हार्ट में, यहां से ये चले हार्ट में। पहली बार अशुद्ध रक्त आया, दूसरी बार इसमें नहीं प्रवेश करेगा, ध्यान रखना। दूसरी बार यहां से प्रवेश करेगा, दूसरी बार यहां से प्रवेश करेगा। एक बार अशुद्ध रक्त आया, दूसरी बार कौन सा रक्त आया, शुद्ध रक्त आया। और शुद्ध रक्त कहां पर आएगा, बाएं आलिंद के अंदर, फिर बाएं नीले के अंदर, और बाएं नीले के बाद
महाधमनी, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के अंदर, शरीर के विभिन्न पार्ट्स के अंदर भेज दिया जाता है। कितनी आसान प्रोसेस है, एक बार और समझा देता हूं, है ना। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नली में गया, दाएं नली से फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में गया, फेफड़ों में ऑक्सीजन से शादी कर ली, रक्त और ऑक्सीजन ने शादी करने के बाद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन संयोजित होकर वापस से हार्ट के अंदर आ गया, अपने घर आ गया, और अपने घर में आने के बाद ये कहा गया कि विभिन्न प्रकार के लोगों के घर गया। क्यों? खाना देने के लिए गया। क्योंकि देखिए शादी के बाद क्या करते हैं, शादी के बाद अपन क्या करते हैं, समारोह रखते हैं। समारोह के अंदर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाते हैं, उन भोज्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के लोगों को खिलाते हैं। तो क्या करना है, अपने को यहाँ पे जो भोजन बना है उस भोजन को पूरे परिवार को खिलाना है, पूरे समुदाय को खिलाना है। पूरा समुदाय कौन सा हो गया, अपना पूरा जो शरीर है, अपना पूरा शरीर है ये वाला, इस पूरे शरीर को क्या करेंगे, इस पूरे शरीर को जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ये हड्डी की कहानी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कुछ भी नहीं है। चित्र मैंने पीछे भी कई सारे बता दिए हैं, यहां पर भी मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से ये द्वारा टॉपिक कर सकते हो। कई बच्चों के लिए हार्ड रहता है, लेकिन अगर आप आज पढ़ चुके हो तो बहुत आसान होगा, बिल्कुल आसान चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे डिस्कस करते हैं। इसका उत्तर आपको मिल गया ना, परिसंचरण कितनी बार, 2 बार। फर्स्ट बार अशुद्ध आ गया, सेकंड बार शुद्ध आ गया, शुद्ध को वापस भेजा, 2 बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है। ऑप्शन में दिया गया है, 3 दिए गए हैं। एक है यूरिया है, यूरिक अम्ल है और अमोनिया है। यूरिक अम्ल कौन करता है, पहला यूरिया देख लो, यूरिया करता है मनुष्य। अमोनिया कौन करते हैं, अमोनिया जो जलीय जीव होते हैं ना, जलीय जीव। और यूरिक अम्ल कौन करते हैं, पक्षी करते हैं, पक्षी। तो आप ये वाला याद रख सकते हो आसानी से, बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोमेरुलस कहां पाया जाता है। अब देखिए ये प्रश्न भी सिंपल है। यहां पे देखिए ये वाला हो गया इस प्रकार से, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ना। बस 1 मिनट में आप चित्र बना दो, जल्दी से जल्दी चित्र बना दो आप, है ना। किताब हाथ में होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए। यहां से थोड़ी सी मैं स्याही डाल देता हूं। चलिए ये आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम में 5-10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि नंबर तो आपको लेने हैं। यहाँ पे देखिए ये अंदर बच्चों पढ़ा हुआ है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। इस ग्लोमेरुलस का काम क्या है, देखिए यहां से फॉर एग्जांपल अपने क्या भेजा, अशुद्ध रक्त भेजा, और यहां से बाहर क्या निकलेगा, शुद्ध रक्त निकलेगा। अशुद्ध रक्त निकलेगा, अशुद्ध रक्त यहाँ पे छनेगा, छनने के बाद जो यहाँ सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट यहाँ आ जाएंगे। अपशिष्ट यहाँ आने के बाद यहाँ से कहाँ मिल जाएंगे, मूत्र वाहिनी के माध्यम से, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर भेज दिए जाएंगे। तो ग्लोमेरुलस का जो यहाँ पे काम क्या है, ग्लोमेरुलस अपने किस तंत्र के अंदर, ये अपना है वृक्क है। कौन से हैं, ये अपना पूरा का पूरा वृक्क है। वृक्क के अंदर हजारों प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, हजारों लाखों क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। किसके अंदर, वृक्क के अंदर। इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है। वृक्क की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, वृक्क होती है। किडनी नेफ्रॉन होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन में क्या होते हैं, नेफ्रॉन में अपने ग्लोमेरुल्स होते हैं। ये हो गया बोमेन संपुट, ये कौन सा हो गया, ये हो गया बोमेन संपुट। ये कौन सी हो गई, ये हो गई वृक्क नलिका, ये हो गई अपनी वृक्क नलिका। ये हो गई संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ये हो गई बोमेन संपुट, ये हो गया वृक्क नलिका, ये हो गया संग्राहक नलिका। और यहां से आगे किसमें भेजा जाएगा, मूत्र वाहिनी में। तो यहां से ब्लड आया, ब्लड साफ हो गया, साफ होने के बाद शुद्ध वापस भेज दिया। जो कचरा था वो कचरा कहां गया, मूत्र वाहिनी। कचरे का मतलब है यूरिया, कचरा का मतलब क्या है, यूरिया, जो कैसा है, जो अशुद्ध है, जो अशुद्ध है। ये सारी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। प्रश्न पढ़ लीजिए वापस, ग्लोमेरुलस कहां पाया जाता है,
तो ग्लोमेरुलस अपने पाया जाता है बोमेन सबफुट के अंदर। बिल्कुल आसान से प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन कौन सा है? 3 हार्मोनों के नाम अपने को दिए गए हैं। एक है एस्ट्रोजन, एक दिया गया प्रोजेस्टेरॉन और एक दिया गया है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा दिया गया है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये 2 हार्मोन किसके अंदर पाए जाते हैं? महिलाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, फीमेल्स के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? फीमेल्स के अंदर होते हैं। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है किसमें होता है? ये मेल के अंदर होता है। विभिन्न प्रकार के जो लैंगिक अंगों का विकास है या लैंगिक लक्षणों का विकास है वो किसके माध्यम से होता है? इन्हीं हार्मोन्स के माध्यम से होता है। फीमेल के अंदर यानी कि महिलाओं के अंदर या लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है। लड़कों के अंदर या मेल के अंदर या पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग हैं, अच्छा प्रश्न है, ये भी देख लीजिए। प्राथमिक लैंगिक ऑप्शन दिए गए हैं वृषणकोष, अंडाशय, वृषण या ख व ग दोनों। एक अपना हो गया अंडाशय, एक अपना हो गया वृषण। अंडाशय और वृषण, अंडाशय और वृषण ये दोनों कैसे अंग हो गए? ये दोनों अपने प्राथमिक अंग हो गए। कैसे अंग हो गए? प्राथमिक अंग हो गए। अंडाशय भी प्राथमिक अंग हो गया और वृषण भी अपना क्या हो गया? प्राथमिक अंग हो गया। क्योंकि अंडाशय से किसका निर्माण होता है? अंडाशय से होता है अंडाणु का निर्माण। वृषण से टेस्टिस से किसका निर्माण हो जाएगा? शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु यानी कि जिससे गैमेट्स बनते हैं, जिससे गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। और जिससे गैमेट्स नहीं बनते हैं वो सहायक होते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको सेकेंडरी, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो प्राइमरी ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे? अपने हो जाएंगे अंडाशय या ओवम हो जाएगा। ओवम मतलब अंडाणु बन गया। वर्सन टेस्टिस ये तो हो गया किसके अंदर? महिलाओं के अंदर। ये हो गया महिला के अंदर, ये हो गया पुरुष के अंदर। तो पुरुषों का प्राथमिक अंग वृषण हो गया, महिलाओं का प्राथमिक अंग क्या हो गया? अंडाशय हो गया। बाकी जितने भी होते हैं महिलाओं के अंदर जैसे कि हो गया अंड वाहिनी हो गया, यानी कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, या फंडस हो गया, या गर्भाशय हो गया, या वेजाइना हो गया। ये सारे के सारे जो पोर्शन है ये सेकेंडरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से? अंडवाहिनी, फंडस, गर्भाशय, योनि या वेजाइना, ये सारे के सारे कैसे हैं? सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। अगर बात करें पुरुष के अंदर सेकेंडरी ऑर्गन्स की तो आप याद रख लेना शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद आप याद रख लेना प्रोस्टेट ग्रंथि, इसके बाद आप याद रख लेना मूत्रवाहिनी, मूत्र मार्ग। ये जितने भी ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि सहायक पार्ट्स हैं। लेकिन जो मुख्य भाग हैं जिससे गैमेट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक इस प्रकार के, जैसे कि ये शुक्राणु है, देखिए इस प्रकार का ये शुक्राणु बन गया और यहां से ये क्या बन गया? अंडाणु बन गया। तो ये गैमेट्स हैं। ये शुक्राणु क्या है? गैमेट्स है। ये अंडाणु क्या है? गैमेट्स है। किसमें? महिला और पुरुष के अंदर। तो आपको इसीलिए सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्विक रिवीजन के अंदर यही सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को कहां पहुंचाती हैं? प्रेरक तंत्रिकाएं एक होती है संवेदी तंत्रिकाएं, जैसे कि ये आपका हैंड है, ये क्या है आपका? ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड है, ये आपका सोल्जर हो गया। सोल्जर के बाद ये आपका क्या हो गया? ये आपका हेड हो गया, है ना? ये आपका हेड हो गया और बस इतना ही देख लीजिए, ये आपका हेड हो गया। ये अपना यहां से यहां पे कोई सुई थी और सुई आपके कहां घुस गई? आपके अंगूठे के अंदर घुस गई। तो यहां पर संवेदी तंत्रिकाएं होती। कौन सी तंत्रिकाएं होती है? संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं जो संवेदों को कहां ले जाती है? संवेदों को आपके मस्तिष्क तक ले जाती है। यहां पे ये होती है संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी तंत्रिकाएं,
संवेदी तंत्रिकाओं का काम ये है कि जब आपके कोई किसी प्रकार की उद्दीपन होता है, कहने का मतलब है अगर सुई लग गई, अगर आपने किसी जली हुई चीज को टच कर दिया, या कोई ऐसी क्रिया जिस पर आप प्रतिक्रिया दर्शा रहे हैं, ऐसा कोई भी उद्दीपन, तो जब ऐसी घटना होती है तो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना को कहां ले जाया जाता है, मस्तिष्क के अंदर ले जाया जाता है। किस रास्ते ले जाया जाता है, तो मेरुरज्जु के रास्ते मस्तिष्क तक ले जाया जाता है। वापस जब मस्तिष्क इस घटना को चेकअप कर लेती है, चेकअप कर लेने के बाद वापस से प्रेरक तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्र, ये संवेदी हो गया, संवेदी की बात कौन सी तंत्रिका आएगी, प्रेरक तंत्रिकाएं मैसेज को वापस से मस्तिष्क से अंगों की ओर ले जाता है। दो घटनाएं हो गई, देखिए पहली घटना होगी, ये मैंने लिख दिया अंग, अंग से लिख दिया मस्तिष्क। कौन सी तंत्रिका ले जा रही है, संवेदी। संवेदी का मतलब है संवेदनाओं को ले जाने वाली, संवेदनाओं को ले जाने वाली तो कौन सी तंत्रिका होगी, संवेदी तंत्रिका होगी, अंग से मस्तिष्क की ओर। लेकिन जब मस्तिष्क से अंगों की ओर संवेदनाओं को ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरक तंत्रिका कहते हैं। संवेदना को ले जाना, सूचना को लौटाना। संवेदना ले जाएगा कौन, संवेदी तंत्रिका, और सूचनाओं को लाएगा कौन, प्रेरक तंत्रिका लाएगी। तो आसान चीजें हैं, इसमें अपना ऑप्शन में ऑप्शन देख के कर दीजिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों की ओर, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है इसी का भाग होता है मस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस। सीएनएस का पार्ट कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है, माइंड होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के अंदर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहां पाया जाता है। देखिए मनुष्य के अंदर जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसके अंदर इस प्रकार का मध्य मस्तिष्क होता है, और मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पार्ट होते हैं, और 4 पार्टों को, प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं प्रत्येक पोर्शन को, प्रत्येक पार्ट को कहते हैं। ऊपर वाले 2 पोर्शन होते हैं दृष्टि के लिए यानी कि देखने के लिए, और नीचे वाले 2 पार्ट होते हैं सुनने के लिए यानी कि श्रवण के लिए। सुनने के लिए, श्रवण के लिए नीचे वाले 2, देखने के लिए ऊपर वाले 2 दृष्टि के लिए। देखते हमेशा कहां है, ऊपर देखते हैं, और सुनते कहां है, अब ऐसे भी कर सकते हो ना, नाक का अपनी जो है आंखें ऊपर है, थोड़े नाक नीचे, कान नीचे, इसलिए क्या होगा, ऐसे ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मध्य मस्तिष्क के 4 पोर्शन, प्रत्येक पोर्शन को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन सर्कुलेट करती है। पीयूष ग्रंथि पहले बता चुका हूं, पीयूष ग्रंथि मनुष्य में यह मास्टर ग्लैंड कहलाती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। इसके द्वारा कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें सबसे पहला हार्मोन होता है जीएच। जीएच का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन भी कहती है। इसके अलावा इसके द्वारा विभिन्न हार्मोन जैसे कि टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अतिरिक्त कई सारे हार्मोन, यानी कि प्रत्येक ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करने का काम कौन करेगा, पीयूष ग्रंथि करेगा, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसके द्वारा मुख्य जो हार्मोन सर्कुलेट होता है वो जीएच यानी कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपना आखिरी क्वेश्चन आज का, इस दूसरे यूनिट का। आज अपन दूसरा यूनिट ही पूरा कर पाएंगे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, और बाकी वाले जितने भी यूनिट्स हैं वो अपन आगे लेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण यूनिट है जो आपके लगभग 10 नंबर का है। अगर ये आप यूनिट देख लिया तो 10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। दैनिक लय के नियमन के लिए क्या उत्तरदायी है, दैनिक लय, दैनिक लय का नियमन, ये आपका है क्वेश्चन संख्या 22। इसके आप ऑप्शन देख लीजिए, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय और पीनियल ग्रंथि। तो देखिए मैं प्रत्येक का पोस्टमार्टम कर देता हूं। एक है अपना थायराइड ग्रंथि, दूसरी अपनी कौन सी ग्रंथि है, दूसरा अपना है अग्नाशय, तीसरी है अधिवृक्क, और अंत की मैं ग्रंथि की नाम दूं तो पीनियल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि हो जाएगी। अब ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि 1 नंबर, अग्नाशय के द्वारा जो हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसे अपन कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। दूसरा है अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हार्मोन। अग्नाशय ग्रंथि मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाने वाली एक कैसी है, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्लैंड है। सर मिश्रित क्यों,
मिश्रित इसलिए क्योंकि यह अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होने के कारण अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अपन ने लिख दिया, बहिस्रावी के रूप में काम करती हैं और एक में अंतःस्रावी के रूप में भी काम करती है। सर आपने ये तो समझा दिया कि बहिस्रावी होती है और अंतःस्रावी होती है। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी का मतलब क्या होगा? अंतःस्रावी का मतलब ये हुआ कि जो ये अपने उत्पाद हैं, ये अपने उत्पाद कहां छोड़ देती हैं? सीधे रुधिर में छोड़ देती है। इसका खुद का किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। बात समझ आ रही है? ये अपने स्राव कहां छोड़ेगी? ब्लड के अंदर छोड़ेगी और ब्लड आगे से इनके उत्पादों को अपने शरीर के विभिन्न भागों के अंदर जहां जरूरत है, जहां आवश्यकता है, वहां पे सर्कुलेट कर देती है। बहिस्रावी का मतलब है एंजाइम सर्कुलेट होगी। जैसे कि मैं अगर अग्नाशय की बात करूं तो अग्नाशय के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम सर्कुलेट किए जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित हो रहे हैं, ये तो बहिस्रावी भाग हो गया। लेकिन जो इंसुलिन और ग्लाइकोगन सर्कुलेट होते हैं वो अंतःस्रावी के रूप में सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिवृक्क की। अधिवृक्क को कैसा कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि भी कहते हैं, जिसके द्वारा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। मनुष्य के अंदर एड्रीनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है और अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आपने 3 नाम सुने होंगे, ट्रिपल एफ नाम, एफ एफ एफ। प्रथम एफ कहेंगे फाइट, फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट एंड फियर। लड़ाई करना, उड़ान भरना और डर लगना। इन तीनों कंडीशन के अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर जो अपना एड्रेनलिन हार्मोन है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है और अपने शरीर को उन विकट परिस्थितियों के अंदर तैयार करता है। जैसे कि फ्लाइट यानी कि उड़ान भर रहे, पहली बार भर रहे हैं और अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर बहुत सारा डर, बहुत सारा वहम है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने शरीर को रेडी कौन करेगा? एड्रेनलिन हार्मोन करेगा। एकदम से अपने सामने शेर आ गया और अपना शरीर तैयार नहीं है, अपन डर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद तुरंत एड्रेनलिन हार्मोन ज्यादा सर्कुलेट होगा और अपने शरीर की स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। और अगर अपन फाइट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी उत्तेजना ज्यादा होती है और उस उत्तेजना का कारण क्या है? उसका कारण भी अपना एड्रेनलिन हार्मोन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 नंबर पे, पिनियल ग्रंथि, जिसके द्वारा एक हार्मोन सर्कुलेट होता है जिसका नाम है मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन। ये जो विद्यार्थियों मिलेटोनिन हार्मोन है, ये मिलेटोनिन हार्मोन 2 प्रकार से काम करता है। पहला, हमारे शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है। दैनिक लय का नियमन करने के कारण इसे जैविक घड़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इस हार्मोन को जैविक घड़ी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में बोले तो इसे कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? पिनियल ग्रंथि को और मिलेटोनिन हार्मोन को कहते हैं। इसका एक और काम है, फॉर एग्जाम्पल हम धूप में गए और हमारे क्या बांधी हुई है? घड़ी बांधी हुई है। स्टूडेंट ध्यान देना, काफी टाइम तक, काफी महीनों तक अपन ने घड़ी बांध के रखी और उस घड़ी के नीचे वाले भाग को प्रकाश नहीं मिला। अपना जो बाकी वाला शरीर है, ये पूरा का पूरा शरीर धूप के अंदर, पूरी त्वचा धूप के अंदर है, जिसके कारण बाकी वाली त्वचा कैसी होती है? काली होती है। लेकिन जो अपनी घड़ी के नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा गोरा दिखाई देता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो अपनी त्वचा है वो त्वचा क्या करती है? अगर सूर्य का प्रकाश उस त्वचा को ज्यादा मिलता है तो वहां पे मिलेटोनिन हार्मोन ज्यादा सर्कुलेट होता है, जिस कारण वो हिस्सा तो काला होता है, लेकिन जहां घड़ी है वहां पे प्रकाश नहीं पहुंचा और उसके नीचे वाला भाग गोरा है, मतलब वहां मिलेटोनिन हार्मोन नहीं मिला, जिसके कारण वो त्वचा कैसी है? गोरी है। उसी प्रकार का अनुभव हम कपड़ों के भीतर भी कर सकते हैं। कपड़ों के बाहरी वाला जो पोर्शन है, ये वाला थोड़ा काला दिखाई देता है, लेकिन कपड़ों के भीतर का जो पोर्शन होता है वो गोरा दिखाई देता है। उसका कारण यही है कि उसमें मेलेटोनिन हार्मोन कम सर्कुलेट होता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी कौन सी है? तो अपनी जैविक घड़ी हो जाएगी मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि पिनियल ग्रंथि के द्वारा सर्कुलेट होती है।